लर्न एग्रीकल्चर बाय रोहित कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण सवालों का जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? मतलब जो है राइस बोल किस जो है राज्य को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है आपका जो राइस है वो आपका आंध्र प्रदेश में होता है, इसलिए जो है इसका उत्तर होगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेती को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में खेती को दुष्प्रभावित मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा और रेन है। आपको पता है कि अगर रेन जो है अगर अपना स्वरूप दिखा दे वो बहुत ही बुरी तरीके से खेती को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये जो है जो आनंद गुजरात में जो अमूल का प्लांट है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और ये दूध से जुड़ा हुआ है, दूध के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति मतलब सफ़ेद, ये भी आपके दूध उत्पादन से ही संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए आपका जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए 127 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटी बीज का संबंध किससे? बीटी बीज क्या होता है? आपको बीटी कॉटन का नाम सुना होगा आपने, तो उसी से संबंधित बीटी बीज का संबंध यानी कपास से। कपास को जो है आप कॉटन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का ट्रेडिशनल क्षेत्र माना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे ट्रेडिशनली जो है टैंक से सिंचाई होती है? तो भाई तमिलनाडु जो है टैंक सिंचाई के नाम पे फेमस है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? मतलब जो भारत का टोटल इरिगेटेड एरिया है उस इरिगेटेड एरिया में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? तो भाई आपको पता है गन्ना जो है वो सबसे ज़्यादा आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए गन्ने की खेती जो है सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित मतलब जहाँ पे बिना सिंचाई के, तो ये जो है आपका कहाँ पे होता है? दक्कन के पठार जो रीजन है उसमें इसका जो है बिना सिंचाई की खेती की जाती है, वहाँ पे सिंचाई का सुविधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई के लिए उपयुक्त है? आप बताइए कि कुओं में से सिंचाई कहाँ पे होती है? तो ये जो महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे इसका जो है सिंचाई कुओं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? कोई एक ऐसा जिला है तमिलनाडु में जिसमें लवण का मात्रा इतनी अत्यधिक हो गई है जो कि खेती के लायक ही नहीं बची ज़मीन, तो वो एक जिला है तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से सिंचाई की जाती है? बताइए जो बांस होता है, बांस का पेड़ होता है जो उसकी सहायता से सिंचाई की जाती है, बताइए। मेघालय में ऐसा किया जाता है क्योंकि उधर जो हिली एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ में जो है आप मेड दोहरा नहीं बना सकते, तो वहाँ बांस के हेल्प से जो है सिंचाई की जाती है। और अब बात करते हैं कि गेहूँ की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है?
तो गेहूं की खेती के लिए जो है, गेहूं जो है ठंडे मौसम में किया जाने वाला है, रबी की फसल है। तो उसके लिए जो है आपका हो जाएगा 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण सवाल जो आता है वो है, सर्दी के मौसम में नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भाई उसमें गेहूँ उगाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। कोई भी चीज़ जो है एक बार से कभी भी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाती है। जब तक आप उसको 2 या 3 बार एटलीस्ट नहीं देखेंगे तो वो आपको परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यूक्रेन देश किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो गेहूं का करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन में गेहूं की किल्लत बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पे जो है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये जो है सही से उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि साल भर से युद्ध ही चल रहा है। अमेरिका की गेहूं की पेटी कहाँ पाई जाती है? मतलब कौन से अमेरिका के क्षेत्र को गेहूं की पेटी कहा जाता है? वो है बड़े मैदान। बड़े मैदान मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए हम आपको रैंडमली क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कुछ नेशनल इश्यूज़ के हैं, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ के हैं, तो आपको सब जानना ज़रूरी है। यूक्रेन और रूस की कौन सी मिट्टी में सबसे गेहूँ उपजाऊ होता है? सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ से उपजाऊ होता है? यूक्रेन और रशिया का। तो चेरनोजम मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है। उसके बाद आता है कौन सी नदी घाटी जो है इटली में चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पो नदी घाटी जो है इटली का जो है वो बहुत ही फेमस है चावल की खेती के लिए। निम्नलिखित में किस फसल को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है? यहाँ पूछा जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना आप। तो निम्नलिखित किस फसल को जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है? भाई चाय, कॉफ़ी, गन्ना और चावल। गन्ना में सबसे ज़्यादा होती है, कॉफ़ी और चाय में भी पानी की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चावल इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो जो उपजाऊ चिकनी मिट्टी है, जिसको हम दोमट मिट्टी बोलते हैं, दोमट ही बोलते हैं ना, मैं थोड़ा मिस भी कर सकता हूँ। उपजाऊ मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है और वो ज़्यादा सूटेबल होती है गेहूँ की खेती के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में मक्का की पेटी पाई जाती है? मतलब मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में मक्का बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। 83 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। जो हवाई द्वीप है वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? तो गन्ना वहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चाय के पौधे उगाने की डेपोक विधि किस देश में विकसित की गई? फिलीपींस में। चाय का ही होगा ना, थोड़ा डाउट है। चलिए, उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में उलंग किस्म की चाय पैदा की जाती है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चाय बताइए इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? जो आपका हिली एरियाज़ है, आसाम है, दार्जिलिंग है, इधर आपका कुछ किशनगंज में भी होती है। ये मानसूनी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पे कंटिन्यू बारिश होती रही है। रोबस्टा किससे संबंधित है? भाई रोबस्टा जो है कॉफ़ी का से संबंधित है। ठीक है, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हिट्स लस्सी ने किया था। ठीक है, तो मक्का का जन्म स्थान कहाँ है? क्योंकि मक्का सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, तो डेफिनेटली जहाँ पे जन्म स्थान होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका, मध्य अमेरिका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है?
तो गन्ने का नहीं होता है, क्योंकि गन्ना को ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको उसका इंटरनेशनल व्यापार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई? ये हरियाणा में हुआ था भाई, बता देता हूँ मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? ये आपका आ जाता है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल की है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है? गाज़ियाबाद में है ये, गाज़ियाबाद नोएडा में भाई। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? भारत की सबसे मूल्यवान वस्तु भाई चावल ही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उचित क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण का पठार। दक्षिण में ही सबसे ज़्यादा होता है चाय की खेती, कॉफ़ी। वर्गीस कुरियन किस क्रांति से संबंधित है? भैया फ्लड दूध वाला क्रांति वही लेके आए थे, तो श्वेत क्रांति हो जाएगा इसका आंसर। इसको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? रेनबो रिवोल्यूशन। ये जो है इसमें मतलब 7 तरह का जो आ जाता है इसमें, तो इसमें कोई है ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में मैनेज। उसके बाद में आपका आता है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ? कानपुर में है। चलिए आगे बढ़िए भाई, इसमें भी जो है कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये आपका जो है आज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर ख़राब भी लगा तो आप कमेंट